एपिसोड 7 आखिरी फैसला। आर्यनगर की बर्फीली वादियों में सुबह की गुनगुनाती धूप खाते सभी रहवासी अब अपने अपने घरों से निकलकर रोजमर्रा के काम में जुट चुके थे। आसमान में चढ़ते सूरज को देख लग रहा था कि तकरीबन 12 बज चुके हैं और जल्द ही दोपहर की शुरुआत होने वाली है। हर तरफ चहल पहल की आवाज बता रही है कि इस जगह की रफ्तार को बीती रात हुई बर्फीली बारिश और ठंड भी नहीं रोक सकती। जहां फेरी वाले सब्जी, फल, खिलौने, मिठाइयां, ठंड के मौसम में खास गर्म गुड़ और मूंगफली के ठेले लिए गली मोहल्ले में चिल्ला चिल्लाकर अपने अपने सामान बेच रहे हैं, तो वहीं सुबह के पकते हुए खाने की लजीज खुशबू हर घर से उठकर आर्यनगर की हवाओं में घुल रही है। ये सभी के सुबह के खाने का समय था। अल सुबह पढ़ने के लिए गुरुकुल गए बच्चे, काम पर निकले सभी किसान, फेरी वाले, दुकानदार, सैनिक सभी अपने अपने घरों में अब लौटने लगे थे। हर कोई जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपने घर पर बने स्वादिष्ट खाने को खा फिर से काम पर निकल जाना चाहता था। बड़ों को जहां काम की फिक्र थी तो वहीं बच्चों को खेलने की जल्दी। देखते ही देखते कुछ ही समय में आर्यनगर की सारी सड़कें पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। सभी स्त्री, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे अपने अपने घरों में हंसते खिलखिलाते साथ बैठकर खाना खा रहे थे। परिवार के सभी सदस्यों का साथ बैठकर खाना खाना ये सिर्फ आर्यनगर ही नहीं बल्कि पूरे मृत्युंजय साम्राज्य में एक रिवाज की तरह था। फिर वो सुबह का खाना हो या रात का, सालों से ऐसे ही खाने का समय होते ही आर्यनगर की सड़कें, गली मोहल्ले खाली हो जाया करते थे। पर कुछ था जो बीते कल से ही हर समय गश्त लगाता, हर घर में झांकता, यहां वहां भटक रहा था। जैसे कोई अदृश्य काला साया हो, हर गली मोहल्ले में जिसका पहरा हो, जैसे हर किसी पर उसकी निगाहें हो, खासकर सैन्य मोर्चे के पर। हर किसी को उसके होने का आभास था, मगर वो क्या है, क्यों है, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था, सिवाय सेनापति विक्रम सिंह के। खाने के समय पर भी एक काला साया, या कहें बहुत से काले साए, आर्यनगर में हर ओर घूम रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी और तेज खूंखार आंखें ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे आर्यनगर की बसावट के मुख्य द्वार से लेकर हर घर के अंदर तक मानो किसी को ढूंढ रही थीं। लंबे काले कपड़ों से ढका उन सभी काले सायों का भयानक, ताकतवर और झुलसा हुआ शरीर पैगाम था किसी की मौत का। जहां आर्यनगर आजाद होकर भी इन काले सायों की नजरबंदी में कैद था, तो वहीं आर्यनगर से कुछ ही दूर बसे इस जंगल से आर्यनगर की ओर भागता रोता बिलखता रेशम चिल्लाता हुआ तेजी से भाग रहा था। बचाओ, भूत 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 बचाओ! रेशम अब आर्यनगर से ज्यादा दूर नहीं था। डर के मारे रोती भीगती उसकी आंखों के सामने आर्यनगर का मुख्य द्वार तैर रहा था, जो उससे कुछ ही दूर था। कहीं रेशम की यह आवाज आर्यनगर के मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदारों तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो सोचकर ही रेशम का पीछा करते मुनमुन की रूह कांप उठी। ताकत न होते हुए भी भारी भरकम मुनमुन अब और तेजी से भागा। नहीं, रुक जाओ रेशम, ये भूत नहीं, मालिक है। पर रेशम ये सब कहां सुनने वाला था। उसके सर पर दौड़ते पैरे आर्यनगर के मुख्य द्वार तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी जाने कहां से हवा में काला साया तेजी से उड़ता हुआ आया और पलक झपकते रेशम को पटखनी देता हुआ अपने काले कपड़ों तले उसे दबोचकर उसके ऊपर बैठ गया। रेशम चिल्लाया, बचाओ बचाओ! रेशम और चिल्लाता उससे पहले ही इस काले साए ने उसका मुंह अपने हाथों से कसकर बंद कर दिया और उसे खींचते हुए फिर से जंगल की तरफ घसीटता हुआ ले जाने लगा। हालांकि ये काला साया आर्यनगर में घूमते उन सायों से काफी अलग था। ये साया कोई और नहीं, मुनमुन की काली शॉल में लिपटा आर्यन था, जो समय रहते रेशम को पकड़कर फिर से जंगल की ओर लाकर अब उसे एक कोने में दबोचकर बैठा था। वहीं रेशम की डर से भरी चीखें अब और बढ़ गई थीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बाबा जी बचाओ, बचाओ! तूने मुझे अगर कुछ भी किया तो बाबा जी तुम्हें भस्म कर देंगे नंगे भूत। मैं छोड़ूंगा नहीं, बाबा जी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नहीं रेशम, ये नंगे भूत नहीं, नंगे मालिक है। मेरा मतलब ये मालिक है, ये भूत नहीं है। मुनमुन ने रेशम को समझाना चाहा, पर रेशम एक हकले भूत की बात पर कहां विश्वास करने वाला था। वो और जोर से चिल्लाया, अरे शर्म नहीं आती? भूत होते हुए एक कमजोर इंसान को पकड़ते हो? दम है तो हमारे सेनापति जी को पकड़ो। पर मुझे छोड़ दो। अरे मुनमुन, तू तो मेरा दोस्त था ना, छोड़ दे मुझे।
बचाओ। कई देर तक इसी चीखने चिल्लाने, विधवा विलाप करने के बाद, आर्यन की गिरफ्त से छूटने की नाकाम जद्दोजहद करने के बाद, शरीर की पूरी ताकत खपा लेने के बाद और सेवक मुनमुन के बार बार समझाने के बाद कहीं जाकर हाफता मचलता रेशम शांत हुआ और अब मुनमुन ने उसे पूरी असल बात कह सुनाई, जिसे सुनकर रेशम सन्न रह गया। क्या ये नंगा भूत, मेरे मतलब ये सिपाही आर्यन है? ये जिंदा है? पर इतने समय जमीन में दफन रहने के बाद कैसे कोई, और ये इनके शरीर पर इतना सारा खून, ये कैसे? और ये आर्यनगर क्यों जाना चाहते हैं? मुनमुन वो लोग इन्हें मार डालेंगे। रेशम के दिमाग में भी वही सब सवाल उमड़ आए जो कुछ देर पहले तक मुनमुन के जहन में थे, पर उसके इन सवालों को किसी और समय पर टालते हुए मुनमुन चिढ़ता हुआ बोला, पर ये सुनते भी कहाँ है अपने मुनमुन की? दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है मालिक को फिर से आर्यनगर में ले जाने के लिए। पर मुनमुन, वहां खतरा है। ना सिर्फ सभी सिपाही, मैंने छावनी में सेनापति जी को भी किसी से कहते हुए सुना है कि आर्यन को आर्यनगर में देखती जान से खत्म करने के लिए उन्होंने खुद उस खुफिया खूनी दस्ते को आदेश भेज दिया है। वो खूनी दस्ता, वो भयानक काले साए इस आदेश के मिलते ही दिन रात हर समय हर जगह चौकन्ने होकर आर्यनगर में घूम रहे हैं। और माना सिपाही आर्यन की चुस्ती फुर्ती और लड़ने की क्षमता औरों से कई अच्छी है, पर उनके सामने छावनी में इतने सालों तक दरबार रहने के अनुभव से मैं इतना तो कह सकता हूं कि सिपाही आर्यन उस खूनी दस्ते के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, खुद सेनापति जी भी नहीं। रेशम की यह बात सुन आर्यन और मुनमुन दोनों हैरान थे, तो वहीं अपनी बात को पूरी करता डर से सिहरता रेशम आगे बोला, ये खूनी योद्धाओं का दस्ता आम नहीं है सिपाही आर्यन। इन मौत के सायों को खुद महाराजा नरसिम्हा हर राज्य हर नगर में भेजते हैं, जिससे कि राजधानी में होने के बावजूद भी उनका नियंत्रण पूरे मृत्युंजय साम्राज्य पर होता है। आदेश पाते ही एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं, राज्य में छठे किसी भी बगावत के स्वर को जड़ से उखाड़ सकते हैं, नगर गांव कस्बे यहां तक किसी भी सैन्य छावनी को देखते ही देखते तबाह कर सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है, ये लोग कौन हैं, कहां रहते हैं, किसी को भी नहीं पता। पर हां, ये दस्ता महाराजा नरसिम्हा की छिपी हुई आंखें हैं, जो पूरे मृत्युंजय साम्राज्य में फैली हुई हैं, जिनकी नजरों में आना यानी मौत है। सालों से चिन्नम्मा का दरबान होने के कारण मुझे बस इतना ही पता है कि ये सभी लोग, ये सभी काले साए युद्ध कला में पारंगत, लड़ाई की देसी विदेशी सभी तकनीक में माहिर हैं। युद्ध कला के विशेष गुरुकुल से पढ़े ये लोग खास और सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं, जिनके पास लड़ने की ऐसी ऐसी अनदेखी तकनीक है जो आर्यनगर की हमारी पूरी सैन्य छावनी ने आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। इनसे बच पाना ही नामुमकिन है, तो फिर इन्हें हराना तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो यही कहना है, आप इस वक्त आर्यनगर ना ही जाएं तो बेहतर है सिपाही आर्यन। जाबाज खूनी दस्ते के बारे में और उनके बारे में इतनी सारी बातें आर्यनगर के कुछ ही लोगों को मालूम थी, बाकी सभी इसे एक अफवाह के रूप में देखते थे। क्योंकि ये दस्ता जितना खतरनाक था उतना ही खुफिया भी, पर क्योंकि ये सारी बातें आर्यनगर की देखरेख मंत्री चिन्नम्मा का दरबान कह रहा था, तो इसे अब सिर्फ एक अफवाह मान लेना मूर्खता होगी। आर्यन की भौहें भी अब कुछ सोचते हुए तन गईं। आर्यनगर में इतने सालों से होने के बावजूद, सेनापति का खास होने के बावजूद इसे इस खुफिया दस्ते के बारे में भनक तक नहीं थी। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए मुनमुन, जो कि दिल से चाहता था कि उसके मालिक अपनी जान दांव पर लगाकर आर्यनगर ना जाए, गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, मालिक, मुनमुन कहता है कि आर्यनगर में जाने की जगह क्यों ना अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हीं युद्ध कला के विशेष गुरुकुल में जाएं, जिनसे खूनी दस्ते लड़ने की कला सीखे हुए हैं, और फिर आकर अपना बदला लें। तब तक मुनमुन राजधानी जाकर चिन्नम्मा से मिलने की कोशिश करेगा। मुनमुन की इस बात में दम था, वहीं आर्यन के दिमाग में भी यही बात घूम रही थी। इस नए शरीर नई जगह को समझना इस वक्त बहुत जरूरी था। मुझे पहले अच्छे से सबको समझना होगा। आर्यन पर अपनी बात का असर होते देख मुनमुन फिर बोला, तो मैं जाता हूं राजधानी, और आप युद्ध गुरुकुल में जाने के लिए निकलिए। मुनमुन के ये कहते ही आर्यन उठ खड़ा हुआ। मुनमुन को अब यकीन हो चला कि आखिरकार आर्यन ने उसकी बात मान ली है, सो चेहरे पर एक जीत की मुस्कान सजाए हर ओर से अपनी तोंद समेटकर मुनमुन भी खड़ा हो गया। वो निश्चित होकर अभी पलटा ही था कि तभी उसके कानों ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसके चेहरे की रंगत फिर से उड़ गई। जिद्दी आर्यन जाने क्या सोचकर बोल पड़ा, जाने क्यों इस सैन्य दस्ते के बारे में सुनकर अब मुझे अपने कपड़ों की और भी ज्यादा याद आने लगी है। मुनमुन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कपड़े मुझे पुकार रहे हों, मुझे अपने पास बुला रहे हैं।
आर्यन की ये बात जहां रेशम के सर के ऊपर से जा रही थी, तो वहीं मुनमुन ने यह सुनकर अपने बाल नोच लिए। वो गुस्से में बौखला उठा। या मालिक, आप समझते क्यों नहीं? इतने जिद्दी क्यों हैं आप? जब मैं कह रहा हूं, रेशम कह रहा है कि आर्यन अगर जाना आपकी जान के लिए खतरा है, तो फिर क्यों आप वहां जाने की जिद पकड़ कर बैठ गए? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? बोलते बोलते मुनमुन की जुबान अचानक रुक गई। उसे होश आया कि वो किस तरह अपने मालिक से बात कर रहा है। आज से पहले उसने आर्यन से इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी। वहीं सामने खड़े आर्यन की आंखों में भी अब गुस्से के लाल डोरे उभर चुके थे। मुनमुन ये देख डरकर पीछे खिसकने लगा, तो वहीं आर्यन अब गुस्से में मुनमुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुनमुन को अब किसी भी पल आर्यन की एक जोरदार किक उसकी तरफ आती दिख रही थी, मगर उसकी सोच के विपरीत आर्यन ने उसे आज एक ही दिन में दूसरी बार गले लगा लिया। हालांकि पिछली बार ठंड के कारण था, मगर इस बार आर्यन भी भावुक था। मुनमुन के मन में अपने लिए इतनी चिंता देख आर्यन पिघल गया था, मगर अपने आप को अगले ही पल संभालता हुआ आर्यन मुनमुन से कुछ दूर हटते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी फिक्र है मुनमुन, और यह भी कि तुम्हें भी पता है कि मैं आर्यनगर सिर्फ अपने कपड़ों के लिए नहीं जा रहा हूं। पर तुम्हें नहीं लगता मुनमुन, जिसने तुम्हारे मालिक की इतनी बदनामी की, जिसके कारण आज मेरी तुम्हारी हम सबकी जान पर बन आई है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए? क्या तुम अपने मालिक के गुनहगारों को, उसे जमीन में जिंदा गाड़ देने वालों को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो मुनमुन? ये कहते वक्त आर्यन जितना गंभीर था, उतना ही ये सुनकर मुनमुन भावुक, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्से का उबाल साफ देखा जा सकता था। अपने मालिक की इस बात पर पहली बार सहमति जताता मुनमुन बोला, पर मुनमुन चाहता है मालिक कि आप जो कुछ करें उसमें आर्यन का गुस्सा नहीं, रसिक लेले की चतुराई हो, ताकि हम पकड़े भी ना जाएं और आप जो चाहते हैं आप वो भी कर पाएं। इस समय यही सही रहेगा कि आप किसी की भी नजरों में ना आए, खासकर उस खूनी दस्ते की नजरों में। मुनमुन उन चंद लोगों में से था जिसे आर्यन का असली नाम मालूम था, और यह भी पता था कि आर्यन के तरीकों में और रसिक लेला के तरीकों में कितना फर्क है। आर्यन क्या कर सकता है और रसिक लेले क्या कर सकता है। वैसे ये बात तो अब दरबान रेशम भी जानना चाहता था कि ऐसा आर्यन क्या करने वाला है, क्योंकि आर्यनगर की कड़ी और चौकस सुरक्षा के बीच किसी की भी नजर में आए बिना कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। फिर किसी से बदला लेना, सैन्य मोर्चे में जाकर बिना आवाज करे सिपाही दुष्यंत जैसे खतरनाक योद्धा को मारना तो असंभव था। पर शायद रेशम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब रसिक लेले कुछ ठान लेता है तो वो उसे करके ही दम भरता है। क्या करेगा आखिर अब रसिक लेले उर्फ आर्यन? क्या उन खतरनाक काले सायों की नजरों से बचकर आर्यन दुष्यंत से अपना बदला ले पाएगा? क्या युद्ध के विशेष गुरुकुल जाएगा आर्यन? क्या मोड़ लेगी अब आर्यन की ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।